अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम रिसर्च से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का उसको ज़रा सॉर्ट आउट करते हैं। जब आप रिसर्च स्टार्ट करने लगते हैं तो आपको ये नहीं समझ आता कि मतलब ये बहुत कन्फ्यूजन होती है कि यार रिसर्च के लिए ज़रूरी है कि 3-4 लोग मिलके करें या फिर बंदा अकेला भी कर सकता है। सुपरवाइज़र ज़रूरी होता है या नहीं होता, सुपरवाइज़र क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होने में कितना फ़ायदा है और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर क्या चीज़ है, ये टर्म सारी आप सुनते हैं। ठीक है, तो इनसे थोड़ा थोड़ा सा क्लियरेंस अगर आपको हो जाएगी तो आपका काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। पहली बात तो ये कि ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप 3-4 लोग मिल के रिसर्च करें, अकेला बंदा भी रिसर्च कर सकता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पहले एक अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट की। जैसे कि अभी हम, क्योंकि मेरा मेडिकल फील्ड से ताल्लुक है तो मैं हमेशा वही एग्जांपल देती हूँ। अंडर ग्रेजुएट कोई भी होगा, कोई इंजीनियर है जो भी ग्रेजुएट नहीं हुआ, उसकी बात हम सेम चलेगी। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोई भी स्टूडेंट है ना, तो डेफिनेट सी बात है कि उसके लिए एक सुपरवाइजर लाजमी होगा। ग्रेजुएट्स में भी सुपरवाइजर ज़रूरी होता है, लेकिन सपोज ये कि आप एक बहुत पीएचडी प्रोफेसर हो एंड आपको एक अचानक से आइडिया आता है कि आप दुनिया में एक नई इंटरवेंशन का कोई आपका ख्याल आए। इंटरवेंशन से मुराद है आपको कोई एक्सपेरिमेंटल प्लान बनाया है आपने किसी भी चीज़ के, आप पीएचडी हो, सपोज आप बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी हो और आपको कोई नया एक्सपेरिमेंटल प्लान आपके जहन में आया और आप उसको करना चाहते हो अप्लाई, तो आप उसमें नहीं चाहते कि आपका कोई इन्वॉल्व हो, तो आप सुपरवाइजर के बगैर बिल्कुल रिसर्च कर सकते हो बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ पीएचडी प्रोफेसर। लेकिन हम बात करें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, जो भी ग्रेजुएट भी नहीं हुए, तो डेफिनेटली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यू नीड अ सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर होना लाजमी होता है आपके साथ। सुपरवाइजर कौन होता है, आप अपने जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज से आपका ताल्लुक है, उस कॉलेज में कोई भी टीचर, क्योंकि जितने आपके प्रोफेसर, जितने टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जाहिर है सबका ताल्लुक कभी ना कभी रिसर्च से रहा है। उनमें से कोई भी जो आपको अपने लिए सूटेबल लगता है, जो आपको लगता है जिसको देख के कि इसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ बेहतर होगी इस बारे में, उनसे आप जाके कंसल्ट कर सकते हो और बता सकते हो यार मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ सर या मैम वट, और मैं चाहता हूँ, तो क्या आप गाइडलाइन दे सकती हैं। तो जो आपको बेहतर लगेगा। वैसे भी हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई रिसर्च रिलेटेड पर्सन प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ मिलकर रिसर्च करते हो। ठीक है, पहली बात तो ये कि अंडर ग्रेजुएट लोगों के लिए सुपरवाइजर होना जरूरी है। लेकिन अब जैसे मैं अकेली हूँ, मैंने रिसर्च करनी है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो मैं अपने लिए एक सुपरवाइजर रख लूँ, दैट्स वेरी मच फाइन। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी 2-3-4 या 5 सहेलियों को अपने साथ शामिल करूँ और फिर मैं रिसर्च करूँ। दिस इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। ठीक है, क्योंकि आप जितनी बड़ी टीम बनाते जाओगे उतना ही हर ऑर्डर की वैल्यू कम होती जाती है। आप खुद देखें, आप जब सुनते हैं ना लोगों से, आपको कुछ सीनियर्स आपको बताएंगे कि नहीं यार, पहले 3 ऑर्डर जो होते हैं ना, रिसर्च जब आप लिखते हो तो उसमें आपकी ऑर्डरशिप होती है। एक होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर, फिर होता है आपका सेकंड ऑर्डर और फिर थर्ड ऑर्डर, और उसके बाद आप सारों को लिखते हो अदर ऑर्डर्स के नाम से। और एक होता है आपका जो अलग से नाम आता है, वो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये नाम आपने लिखने होते हैं। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो आप अक्सर लोगों से सुनोगे, यू दे विल से कि यार फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर सेम होते हैं, लाइक उनमें उनको सेम मार्क्स मिलते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है कि आपकी ये जो रिसर्च होती है इसके मार्क्स होते हैं जो आपकी जब सीवी बनती है तो उसको मिलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर आर इक्वल इन वैल्यू, लेकिन जाहिर सी बात है कि हैविंग योर नेम एट फर्स्ट एंड हैविंग योर नेम एट थर्ड, डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। चाहे शायद उनको मार्क्स इक्वल मिलते हो, मैंने इस बारे में जो भी रिसर्च वगैरह की है इसके बारे में बहुत कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टली नहीं है, बिकॉज ये चेंज होने वाली बातें हैं, कभी इक्वल हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा फर्क आ जाता है। सो इस बात को छोड़ के ज़रा अगर हम सोचें कि आपका नाम फर्स्ट पे हो किसी लिस्ट में और आपका नाम थर्ड पे हो, एकदम जो देखेगा उस देखने वाले पे फ़र्क आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला नाम हमेशा वो सोचा जाता है कि जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है या जिसकी मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, और थर्ड की फर्स्ट से मुकाबले में कम है। तो इसलिए अगर आप, बेहतर यही होता है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो अगर आप इस काबिल हो कि ये आप अकेले मैनेज कर सकते हो या फिर आप अपने साथ एक और बंदे को शामिल कर सकते हो, तो डोंट इंक्रीज पर्सनस मोर देन 2। आप अपनी एक सुपरवाइजर तो लाजमी होगी, उसके अलावा चलो एक आप हो और एक आप अपने साथ किसी को शामिल कर लो। अगर आपके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है नई रिसर्च करना, और नई ना भी हो, दूसरी तीसरी भी आप कर रहे हो, तो भी अगर 2 बंदे होते हैं तो काम ज़रा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इट गिव्स लेस बर्डन ऑन योर सेल्फ। तो आई विल रिकमेंड, कभी भी आपने अगर रिसर्च करनी है तो कोशिश ये करो कि आप 2 बंदे मिलके करो। इस तरह ये होगा कि आपके एक तो काम भी दोनों का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आसानी से दोनों मिलके कर लोगे। दूसरा ये कि आपको जब ऑर्डरशिप मिलेगी तो फर्स्ट और सेकंड सिर्फ 2 ऑर्डर्स होंगे आप लोग बीच में। ठीक है, थर्ड आपकी सुपरवाइजर होंगी। तो जब 2 ऑर्डर ने मिलकर एक रिसर्च की हुई होती है, तो देखने वाला जब आता है, जो भी टीचर है जिसने भी आपकी सीवी देखी, उसने देखा कि 2 ने मिलकर की है, तो मतलब ये कि दे आर वर्किंग पीपल, ये अच्छा काम कर लेते हैं, तभी 2 ने मिलकर इतनी बड़ी रिसर्च कर ली, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू। और अगर एक अकेला करेगा तो वो तो बहुत वैल्यूएबल बात होगी।
लेकिन इसकी जगह अगर वही सेम रिसर्च है जिसके आगे नाम लिखे हुए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों ने मिलके की, तो वो देखने वाले को ज़ाहिर पता चलेगा कि 6 ने मिलके की है, मतलब इतना कौन सा बड़ा काम था कि 6 लोग शामिल हो गए। करते में 10-10 भी मिलके करते हैं, लेकिन फिर वो डिपेंड करता है ना कि आप कितना बड़ा टॉपिक चूज कर रहे हो। लेकिन कुछ भी हो, इन एनी केस आपका बहुत बड़ा टॉपिक भी है ना, तब भी जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। एक तो बहुत ज़्यादा हसल नहीं क्रिएट होती, दूसरा ये कि आपकी रिसर्च की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसलिए व्हाट आई रिकमेंड कि जब आपने रिसर्च करनी है, आप अपना सुपरवाइजर ज़रूर देख के लो, चुनो, मतलब आप उनसे बात करो, अपने उन सर या मैम से बात करो जो आपको पता है कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। दूसरी बात, या तो अकेले, बट चलो फर्स्ट रिसर्च है तो अकेले ना करो, 2 लोग मिलके कर लो ताकि काम वाम भी बढ़ जाए, समझ आने में भी थोड़ी आसानी हो जाए, तो 2 को ही कंसिडर करो। और फर्स्ट ऑथर इज ऑलवेज अ मोर गुड थिंग, ठीक है, बीइंग फर्स्ट ऑथर। तो फर्स्ट ऑथर मतलब वही है जिसने आइडिया दिया है, जो ज़्यादा एफर्ट पुट कर है। तो चलो फर्स्ट सेकंड में फिर भी आगे पीछे होना इज फाइन, लेकिन नॉट मोर देन दैट। उसके बाद आखिरी बात रहेगी है कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर की। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर वो होता है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस जिसने क्रिएट करनी है। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? एक लिंक क्रिएट करना है। जब आपने रिसर्च कर लेनी है, खत्म कर लेंगे, तो डेफिनेटली यू हैव टू पब्लिश योर रिसर्च। अब वो जो रिसर्च पब्लिश करना है, ये भी एक पूरा बड़ा काम है। बार बार जर्नल्स वालों से कांटेक्ट करना पड़ता है, उन्हें ईमेल करनी पड़ती है, फिर वो आपकी रिसर्च को कोई ना कुछ लगा के ऑब्जेक्शंस लगा के भेज देते हैं, फिर आपको पूछना पड़ता है। तो ये ना एक बार बार कॉरेस्पॉन्डिंग करने वाला काम है। पहली बात तो ये कि जो आपका सुपरवाइजर है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम रिसर्च करें तो कोशिश करें कि वही आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर फर्स्ट रिसर्च में बन जाए, क्योंकि आपके लिए ये बात मुश्किल हो जाएगी कि आप उनसे डील करें। जो सुपरवाइजर्स होते हैं उन्हें नॉर्मली इतना इतना एक्सपीरियंस होता है कि दे कैन डील ईजिली। तो पहली बार में आप सिर्फ देख लें और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर अपने सुपरवाइजर को बनने दे दें। आई विल रिकमेंड, ये आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर फिर भी इट्स फाइन। आप फर्स्ट ऑथर है, वेरी मच गुड, फर्स्ट ऑथर तो आप ही रहेंगे ना, क्योंकि अगर आपने रिसर्च स्टार्ट किया, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो सुपरवाइजर आपका कभी भी फर्स्ट ऑथर नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑथर हमेशा आप खुद ही रहेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर वो हो सकता है, क्योंकि अगर लिंक उनने क्रिएट किए और जो भी देखता है आपकी सीवी, उसे पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, वो सिर्फ एक लिंकिंग ऑथर होता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप पहली रिसर्च कर चुके हैं, आपको समझ में आई ये बातें, तो फिर बेटर इज कि अगर आप फर्स्ट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप खुद ही हो, आप खुद ही पब्लिश कराएं, आप खुद ही इन बातों से भी डील करें। इट विल क्रिएट मोर गुड इम्पैक्ट अबाउट योर सेल्फ। तो ये सारी बातें होती है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इनसे। तो यहाँ के बाद कोई भी मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।